जय हिंद बच्चों। आज हम सेंट्रल बैंक के एक सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। राइट स्टूडेंट्स, सेंट्रल बैंक का एक सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है, दैट इज़ क्रेडिट कंट्रोल फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, और यू कैन से मनी कंट्रोल बाय द सेंट्रल बैंक। ओके, तो क्रेडिट कंट्रोल फंक्शन या मनी कंट्रोल फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक कैसे करता है और क्यों करता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो पहली चीज़ तो ये है कि ये जो क्रेडिट कंट्रोल फंक्शन है सेंट्रल बैंक, पूरी इकोनॉमी में, पूरी कंट्री में मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए किस तरीके से, कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, टूल्स हैं जिसका प्रयोग करके सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को इकोनॉमी के अंदर चेंज करता है, मीन्स इंक्रीज और डिक्रीज़ करता है। तो इसको समझने के लिए एक जो सबसे इम्पोर्टेंट टूल है, उस टूल का डिटेल क्लासिफिकेशन आपको हम इसमें दिखाते हैं। लेकिन पहले आप इस चीज़ को समझने के लिए पहले एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो समझिए कि ये जो फंक्शन है क्रेडिट कंट्रोल फंक्शन जो सेंट्रल बैंक का है, इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, दैट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक। ओके, और ये मॉनेटरी पॉलिसी जो सेंट्रल बैंक की है, ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल रखती है पूरे कंट्री की मनी सप्लाई को मेंटेन रखने के लिए। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी क्या है और इसके कौन कौन से ऐसे मेजर इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनका प्रयोग सेंट्रल बैंक करता है और किन किन सिचुएशंस में ये मनी सप्लाई को चेंज करता है। राइट स्टूडेंट्स, तो एज यू सी हियर, दिस central bank adopt the various measures to control the supply of money by using the different measures related to the credit supply by the commercial bank। ओके, और बेसिकली ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है, इस मॉनेटरी पॉलिसी के दो इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, दो कैटेगरी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं। पहला है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स और दूसरा है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। राइट स्टूडेंट्स, इस चीज़ को समझने के लिए मैं एक फ्लो चार्ट आपको दिखाता हूँ, उससे आपको ये चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी। दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। ओके, these credit control instruments are classified into two heads. Number one, quantitative instruments, और number two, qualitative instruments। आप जैसा कि इसमें देख रहे हैं, ये जो दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इसमें जो दो कैटेगरी के, दो नेचर के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसको क्रेडिट कंट्रोल में जनरली सेंट्रल बैंक यूज करता है। ओके, पहले हम इनको एक एक करके अलग अलग डिटेल में पढ़ेंगे और इनका एप्लीकेशन जो सेंट्रल बैंक है कैसे यूज करता है इकोनॉमी में और किस तरीके से मनी सप्लाई को वो चेंज करता है, मीन्स इंक्रीज और डिक्रीज करता है। तो पहले हम क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर जो मेन टूल्स हैं या इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो कि क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर जो पहला टूल है वो बैंक रेट। तो इस बैंक रेट क्या है इसके बारे में बात करेंगे और बैंक रेट को चेंज करके मनी सप्लाई को कैसे चेंज कर सकता है। दूसरा है रेपो रेट, तीसरा है रिवर्स रेपो रेट एंड कैश रिजर्व रेशियो जिसको CRR बोलते हैं, और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो दैट इज़ अनदर क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स दैट इज़ कॉल्ड SLR, और लास्ट एक इंस्ट्रूमेंट है क्वांटिटेटिव दैट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एक कॉन्सेप्चुअली पहले आप हर कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि बैंक रेट क्या है, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, कैश रिजर्व रेशियो क्या है। ये कॉन्सेप्चुअली इनके मीनिंग आपको पता होनी चाहिए और फिर इन
टूल्स को या इन कॉन्सेप्ट्स को जब सेंट्रल बैंक यूज करता है टू कंट्रोल द क्रेडिट, तो इनका जो इंक्रीज और डिक्रीज, अगर बैंक रेट में इंक्रीज और डिक्रीज सेंट्रल बैंक करता है तो उसका इफ़ेक्ट मनी सप्लाई में कैसे होता है, इस चीज़ को आपको जानना ज़रूरी है। ओके, और इस पूरे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को दो कैटेगरी में देखो इसमें दिखाया गया है। पहली चीज़ है दीज थ्री पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स या रेट्स यूजुअली द आरबीआई एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। बेसिकली बैंक रेट, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, ये जो तीन इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनको कहा जाता है थ्री पॉलिसी रेट्स। और बाकी जो तीन हैं, कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी CRR और SLR, these are called two policy ratio. These are the two policy ratio by the Reserve Bank as instrument of credit control. तो यहाँ पर दो तरीके की चीज़ें हैं, एक रेशियो है और दूसरा रेट है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको अंतर थोड़ा सा समझना ज़रूरी है कि जो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं इसमें दीज आर द थ्री डिफरेंट रेट्स एंड दीज आर द टू डिफरेंट रेशियोज़। CRR और SLR, इनको टू पॉलिसी रेशियो कहा जाता है और इनको तीनों को थ्री पॉलिसी रेट्स कहा जाता है, और इनको रिजर्व बैंक चेंज करके मनी सप्लाई को चेंज करता है। दूसरा जो इस मॉनेटरी पॉलिसी का जो दूसरा क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स है, उसके अंदर ये तीन सबसे इम्पोर्टेंट टूल्स हैं। एक मार्जिन रिक्वायरमेंट है, ये क्या है इसको अभी हम आगे बात करते हैं। दूसरा राशनिंग ऑफ क्रेडिट है और तीसरा मॉरल ससन है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तीन जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो को सेंट्रल बैंक यूज़ करता है मनी सप्लाई को इकोनॉमी में चेंज करने के लिए, और उसका पर्पज़ क्या है, मनी सप्लाई को चेंज करके वो इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाना चाहता है ताकि ना बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो और ना बहुत ज़्यादा डिफ्लेशन हो। तो लेट अस मूव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी इंस्ट्रूमेंट which is used by the central bank to control the money supply in the economy. Okay students, let us first you know about the quantitative instruments of credit control, right students? क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स जो क्रेडिट कंट्रोल में यूज़ किए जाते हैं, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस है कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को जनरली दोनों सेंट्रल बैंक दोनों को यूज़ करता है, बट मोस्टली क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को ज़्यादा करता है क्योंकि ये क्विक इफ़ेक्टिव होते हैं। अगर इसमें कोई भी चेंज करता है तो उसका इफ़ेक्ट 15 दिन 20 दिन में इकोनॉमी में तुरंत दिखने लगता है, और जो टारगेट के अकॉर्डिंगली सेंट्रल बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता है इकोनॉमी में। तो पहली चीज़ तो जस्ट सी हियर द फर्स्ट क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ बैंक रेट। ओके, तो फर्स्ट यू understand about what is bank rate. Bank rate refers to the rate of interest at which the central bank or Reserve Bank of India lend money to the commercial bank. Okay students, it is simply rate of interest which is charged by the central bank to provide fund to the commercial bank. Okay, and on the basis of this bank rate, commercial bank charge the rate of interest to provide the fund to the public. Okay, तो बैंक रेट सीधे सीधे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मार्केट में एग्जिस्ट करती है उससे डायरेक्ट रिलेटेड होती है, और जिस रेट पर कमर्शियल बैंकों को फंड सेंट्रल बैंक से मिलता है उसी के अकॉर्डिंगली दिस कमर्शियल बैंक डिसाइड द रेट ऑफ इंटरेस्ट to provide the fund to the public in the market. Okay, so this is a important concept of bank rate. Okay, and इस बैंक रेट का जो प्रयोग है सेंट्रल बैंक कैसे करता है, see here, increase our bank rate
followed by the increase or decrease in the market rate of interest. This is directly correlated between the bank rate and rate of interest in the market. Okay, so you can easily understand that if the bank rate increased by the central bank, that directly affect the rate of interest in the market which is charged by the commercial bank. Okay, सो सिंपली आप ये कह सकते हो कि अगर कमर्शियल बैंकों को फंड सेंट्रल बैंक से अगर हाई बैंक रेट पर मिलता है तो स्वाभाविक है ये कमर्शियल बैंक जनता को या पब्लिक को हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर फंड या लोन या एडवांस उपलब्ध कराएंगे। और मार्केट में जो रिएक्शन क्या होगा कि अगर बैंक रेट या रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में अगर हाई है तो स्वाभाविक है जो पब्लिक है वो लोन कम लेगी। मीन्स लोन कम लेगी मतलब कि मार्केट में जो मनी सप्लाई है वो कम हो जाएगी। इसको आप और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, व्हेन बैंक रेट इज़ इंक्रीज्ड the market rate of interest also increase. There is a positive relation between the bank rate and rate of interest in the market. The cost of capital increases and this lower the demand and credit, therefore the supply of money tends to fall. सिंपली है कि अगर बैंक रेट सेंट्रल बैंक बढ़ाएगा तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगी, और मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ जाएगी तो पब्लिक बैंकों से पैसा उधार कम लेंगे, और इसका मतलब ये है कि मार्केट में जो मनी सप्लाई है वो घट जाएगी। और इसका प्रयोग सेंट्रल बैंक कब करता है? जब इन्फ्लेशन की सिचुएशन हो, यानी ऑलरेडी मार्केट में मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है और उस मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए बैंक क्या करेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट मीन्स या बैंक रेट को बढ़ा देगा। ओके स्टूडेंट्स, इसको आप और अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ सकते हैं। ये एक फ्लो चार्ट है जो एलेबोरेट कर रहा है कि किस तरीके से बैंक रेट में चेंज मनी सप्लाई को चेंज कर रहा है। सी हियर, दिस इज़ द सिंपल फ्लो चार्ट। rise in the bank rate will affect the rise in the market rate of interest, which is positively related. Okay, and rise in the cost of capital. Simply अगर कमर्शियल बैंकों को सेंट्रल बैंक से पैसा उधार या कह सकते हैं कि महंगा मिलेगा तो स्वाभाविक है कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो बढ़ जाएगी, और एज अ रिजल्ट फॉल इन द डिमांड। अब अगर महंगा लोन मिलेगा तो स्वाभाविक है लोग उसकी डिमांड कम करेंगे, एंड फॉल इन द सप्लाई ऑफ मनी। और जब लोग कम मांग करेंगे तो मनी सप्लाई मार्केट में कम हो जाएगी, और दैट इज़ इन्फ्लेशन शुड बी कंट्रोल्ड, और इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल हो जाएगी। सेम इसी का रिवर्स एक्शन है, फॉल इन द बैंक रेट। अगर मार्केट में सेंट्रल बैंक रेट को घटा देता है तो उसका मार्केट में इफेक्ट क्या होगा? मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट घट जाएगी। जब मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट घटेगी तो फॉल इन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल घट जाएगा। राइज इन द, जब मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाती है तो पब्लिक जो है कमर्शियल बैंकों से पैसा ज़्यादा उधार ले सकते हैं और लेने लगते हैं, और जब पैसा ज़्यादा उधार डिमांड बढ़ती है तो सिंपली राइज इन द मनी सप्लाई, तो जनता के पास पैसे की सप्लाई बढ़ जाती है, और ऐसी स्थिति में हम जो डिफ्लेशन की सिचुएशन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ सिंपल फ्लो चार्ट टू अंडरस्टैंड द चेंज इन द बैंक रेट and how it affect the money supply. Okay students, then the second important instrument, quantitative instruments, that is open market operation. What it means? Understand it. Open market operation. Open market operation means what? Simply open market means that is open market operation refers to the sale and purchase of the securities to the open market by the central bank on the behalf of the government. Okay, sale and purchase, this is a simple
key point, that is the sale and purchase of the government securities in the open market by the central bank. Basically, central bank sell and purchase the government securities from the commercial bank. Under the guideline of the central bank, each and every commercial bank bound to say purchase or sell the government securities on the behalf of the government to the central bank. Okay, so under this function, under this tool, you can understand this. क्या है इसमें कि सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के बिहाफ में सिक्योरिटीज़ को कमर्शियल बैंकों को बेचता है और उनसे ख़रीदता भी है सिक्योरिटीज़ को, ताकि मार्केट में जो मनी सप्लाई है उसको वो चेंज कर सके। ठीक है, और इसको चेंज करने के लिए वो क्या इंस्ट्रूमेंट यूज करेगा? ओपन मार्केट में जब सेंट्रल बैंक को ये होता है कि कैश के फ्लो को बढ़ाना है, मींस लिक्विडिटी को बढ़ाना है, ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा? परचेज करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को परचेज करेगा। परचेज करने में क्या होगा कि उसकी मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। एंड बाइंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ टू रिलीज द लिक्विडिटी। परचेज मीन्स बाइंग, ओके। एंड व्हेन लिक्विडिटी टू सोक, अगर मनी सप्लाई को घटाना है, ये मनी सप्लाई कब घटाएंगे? जब इन्फ्लेशन की सिचुएशन होगी, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा कि मनी सप्लाई को घटाने की कोशिश करेगा, और घटाने की स्थिति में वो क्या करेगा? दैट इज़ सेल द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट। तो दिस इज़ अ सिंपल टूल of the open market operation under which the central bank change the money supply in the market by selling and purchasing the government securities. See here, this is the simple flow chart. When sale of the government securities by the Reserve Bank, that soak the liquidity and leads the fall in the cash reserve of the commercial bank and fall the credit creation capacity of the commercial bank and fall in the money supply, and purchase of the securities by the RBI that release the liquidity and increase the money supply. This is directly related. If sale is take place, sale of the government securities in the open market, that is fall in the money supply. Purchase the securities in the open market, rise in the money supply. Simple. So you understand this relation of the open market operation. Okay students, next. So these are the two type of open market operations, that is the sale and purchase of government securities. Okay, then third tool is repo rate. These are the very common concepts which are generally you know in newspapers also. Repo rate and reverse repo rate, so you must understand about these concepts. Okay students, what is repo rate? The rate at which the central bank offer short term loan to the commercial bank by buying the government securities. See here, it is a rate at which RBI offer short term loan to the commercial bank. This is called repo rate. Repo rate it is a बैंक रेट और रेपो रेट में जो बेसिक डिफरेंस है वो आपको समझ में आ जाना चाहिए. बैंक रेट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट which is charged by the central bank from the commercial bank to provide long term fund for the purpose of long term loan. If the central bank provide the short term fund to the commercial bank, that rate of interest charged by the central bank, that is called repo rate. Okay, so repo rate and bank rate both are the same, but the difference is that
when central bank provide long term loan to the central bank to the commercial bank, then the rate of interest is called bank rate. And if central bank provide the short term loan to the commercial bank, the rate of interest, that is called repo rate. Okay students, so this difference you must understand. Okay, see here, repo rate, in fact it is a repurchase rate. This is the full form of repo rate, repurchase. This repurchase, repo rate means repurchase rate, and repurchase rate means repurchase agreement is signed by the both commercial bank as well as central bank. This how this take place in the market. This, see here, RBI issue a loan check to the commercial bank by buying from the government securities, but it carries the agreement to repurchase of securities by the commercial bank at predetermined date and predetermined price. ये एक सिस्टम है जिसके तहत बाउंडेशन होता है कि सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंकों के बीच की शॉर्ट टर्म की जो डेट है और जो प्राइस है, जो रेट है, उस पर्टिकुलर डेट पर वो लोग वापस से उसको परचेज कर लेंगे. ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन, व्हाट द चेंजेस इन द repo rate will increase by increasing the repo rate. इन्फ्लेशन की सिचुएशन में एट द सेम इफेक्ट एज बैंक रेट, यू नो, rise in the repo rate, that in the situation to control the inflation. Simple, cost of capital will increase and fall in the repo rate. It fall in the cost of capital, rise in the demand of credit, and the money supply will increase, and the situation control deflation, this inflation will be controlled. Okay students, okay, let us move to reverse repo rate. What is reverse repo rate? See here, reverse repo rate is the rate at which the central bank accept deposits from the commercial bank, that is called reverse repo rate. Reverse repo rate, simply understand it, it is the rate of interest which is given by the central bank to the commercial bank by depositing fund by the commercial bank to the central bank. Simply, जिस तरीके से शॉर्ट टर्म के लिए अगर कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन लेता है तो जो सेंट्रल बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है उसको हम रेपो रेट बोलते हैं. और इसका जस्ट उल्टा, आप समझिए, इसका जस्ट उल्टा मतलब कि जब कमर्शियल बैंकों के पास अगर एक्सेस फंड है तो उस एक्सेस फंड को अगर वो सेंट्रल बैंक के पास जमा करते हैं तो सेंट्रल बैंक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कमर्शियल बैंकों को पे करेगा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा, उसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट. रेपो रेट का उल्टा, इट इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट. रिवर्स repurchase agreement is signed by both the parties between the central bank and commercial bank. Okay, let us move. The reaction will be the same as bank rate as repo rate. Okay students, because no, here, see here, this fall in the reverse repo rate, what, लेस फंड आर पार्क्ड बाय द कमर्शियल बैंक. स्वाभाविक है, अगर रिवर्स रेपो रेट का मतलब है कि जो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंकों को देगा उनके एक्सेस फंड को सेंट्रल बैंक में जमा करने की एवज़ में, अगर वो कम है, मीन्स रिवर्स रेपो रेट अगर घट गया है तो कमर्शियल बैंक स्वाभाविक है कि अपने फंड को
कम सेंट्रल बैंक के पास जमा कराएंगे। मोर फंड आर यूज्ड बाय सेंट्रल बैंक फॉर द क्रिएशन ऑफ क्रेडिट एंड सप्लाई ऑफ मनी विल इंक्रीज एंड डिफ्लेशन इज कंट्रोल। कहने का मतलब ये है कि आपको ये जस्ट रेपो रेट के अपोजिट में रिवर्स रेपो रेट का रिएक्शन है कि अगर देर इज ए सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन देन सेंट्रल बैंक फॉल द रिवर्स रेपो रेट। ओके, एंड जब रिवर्स रेपो रेट को कम कर दिया जाएगा तो स्वाभाविक है मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, क्योंकि कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास एक्सेस फंड को जमा नहीं कराएंगे और वो अपने खुद के पास रखेंगे और उससे वो क्रेडिट क्रिएट करेंगे, मीन्स मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, एंड द एक्शन ऑफ दिस राइज इन द रिवर्स रेपो रेट का एक्शन क्या होगा? अगर सेंट्रल बैंक स्वाभाविक है रिवर्स रेपो रेट अगर बढ़ा देता है तो कमर्शियल बैंक विल पार्क द एक्सेस फंड विद द सेंट्रल बैंक, लेस फंड are used to create credit, then supply of money will decrease, okay, and inflation will control। कहने का मतलब ये है कि अगर इन्फ्लेशन की सिचुएशन है तो सेंट्रल बैंक रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको क्लियर कट जो रिलेशन है ये आपको पता होना चाहिए और इसको आप कोरिलेट करके इसको समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दो रेशियोज और हैं। ये तो हमने 3 रेट्स की बात की, बैंक रेट, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट की। अब हम 2 रेशियोज़ की बात करते हैं जो कि क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर आते हैं। और ये क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो रेशियोज़ हैं उसमें से पहला रेशियो है, क्या है? कैश रिजर्व रेशियो, CRR। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR। तो पहले आप इनकी मीनिंग समझिए, व्हाट इट मीन्स। इट रिफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ द बैंक टोटल डिपॉजिट्स विच इज़ रिक्वायर्ड टू केप्ट विद द सेंट्रल बैंक। ओके, कैश रिजर्व रेशियो का मतलब ये हुआ कि जो भी बैंकों के पास टोटल डिपॉजिट्स आती हैं उसका एक मिनिमम परसेंटेज हर बैंक को, हर कमर्शियल बैंकों को सेंट्रल बैंक के पास रखना होता है। दैट इज कॉल्ड कैश रिजर्व रेशियो। इट रिफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ द बैंक्स टोटल डिपॉजिट्स विच इज़ रिक्वायर्ड टू कीप विद द सेंट्रल बैंक। ओके, और what its effect, it is fixed by the central bank because it is a monetary tool, it is fixed by the central bank and time to time to regulate the money supply in the economy। अब ये मनी सप्लाई को कैसे इसके थ्रू रेगुलेट करेगा? कहने का मतलब ये है कि अगर सपोज सेंट्रल बैंक वांट टू इंक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, सपोज व्हाट द चेंज विल टेक प्लेस इन द CRR को घटा देगा, द CR इज़ लोअर्ड। और अगर मनी सप्लाई को उसको घटाना है तो CRR को क्या करना पड़ेगा? बढ़ा दिया जाएगा। कैसे? हाउ इट टेक प्लेस, सी हियर। अगर वो CRR को बढ़ा देते हैं, राइज इन CRR। कैश रिजर्व रेशियो का मतलब है कि जो भी बैंकों के पास टोटल डिपॉजिट्स है आती है उसका पहले की तुलना में अब ज़्यादा प्रोपोर्शन सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ेगा। इट मीन्स द कमर्शियल बैंकों के पास कम फंड अवेलेबल रहेगा जिससे वो क्रेडिट क्रिएट कर सकते हैं और स्वाभाविक है मनी सप्लाई घट जाएगी। अगर CRR को घटा दिया जाता है तो इट मीन्स कमर्शियल बैंकों के पास ज़्यादा फंड अवेलेबल रहेगा और जिससे वो ज़्यादा लोगों को लोन दे सकते हैं और क्रेडिट क्रिएट कर सकते हैं और मनी सप्लाई को बढ़ा सकते हैं। तो ये दिस इज़ द सिंपल फ्लो चार्ट। राइज इन द CRR, दैट राइज इन द कैश रिजर्व फॉर द गिवन अमाउंट ऑफ द डिमांड डिपॉजिट्स, फॉल इन द मनी सप्लाई, कमर्शियल बैंक एंड इन्फ्लेशन इज कंट्रोल। तो कहने का मतलब अगर इन्फ्लेशन की सिचुएशन है तो सेंट्रल बैंक CRR को बढ़ा देगा। CRR को बढ़ाने का मतलब है कमर्शियल बैंकों के पास कम फंड रहेगा
कम फंड रहने का मतलब है उनको कम मनी सप्लाई कर पाएंगे मार्केट में। देन इसका उल्टा, उल्टा मतलब रिवर्स में, फॉल इन द CRR, फॉल रेट ऑफ CRR को अगर सेंट्रल बैंक घटा देता है तो इसका इफ़ेक्ट ये होगा कि जो कमर्शियल बैंकों के पास ज़्यादा अमाउंट में कैश रिजर्व अवेलेबल हो पाएगा और वो ज़्यादा मनी सप्लाई मार्केट में कर सकते हैं, डिफ्लेशन की सिचुएशन कंट्रोल किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसके बाद जो दूसरा रेशियो है दैट इज़ SLR। CRR और SLR, फर्स्ट अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग। SLR is every bank is required to maintain the fixed percentage of its assets in the form of liquid assets called SLR, और this SLR लिक्विड एसेट के फॉर्म में क्या क्या हो सकता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड और अनइंकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ जिसमें टाइम लाइक ना हो, तो इस फॉर्म में उनको रखना पड़ता है। कहने का मतलब है कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इज़ द मिनिमम परसेंटेज ऑफ बैंक्स टोटल डिपॉजिट विच इज़ केप्ट by the bank itself in the form of liquid assets। okay students, in the form of liquid asset के फॉर्म में वो बैंक खुद अपने पास रखता है, उसको हम SLR बोलते हैं। और CRR में क्या था, CRR इज़ द मिनिमम परसेंटेज ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स विच इज़ केप्ट विद द सेंट्रल बैंक। तो दोनों में फ़र्क क्या है, CRR एक मिनिमम परसेंटेज है जो कि कमर्शियल बैंकों को सेंट्रल बैंक के पास रखना होता है, लेकिन SLR क्या है, बैंकों के जो टोटल डिपॉजिट्स है उसका एक मिनिमम परसेंटेज है कि जो कमर्शियल बैंकों को खुद के पास रखना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट। और इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट मीन्स कैश के फॉर्म में हो सकता है, गोल्ड के फॉर्म में हो सकता है, या अनइनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में हो सकता है, जिसको कि वो भी यूज कर सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो टू डिक्रीज़ द सेम, इसका इफेक्ट सेम है जैसे CRR का इफेक्ट आपने देखा वैसे सेम है, क्योंकि अगर सपोज़ SLR की सेंट्रल बैंक ने रेट बढ़ा दी, इसका मतलब है कि कमर्शियल बैंक को अपने पास लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में ज़्यादा प्रोपोर्शन रखना पड़ेगा। इसका मतलब जो रेस्ट अमाउंट बचेगा जिससे कि लोन के रूप में कमर्शियल बैंक यूज करेंगे किसी को देने के लिए, तो वो कम हो जाएगा और अल्टीमेटली मनी सप्लाई घट जाएगी। तो सिंपल सा रिलेशन क्या है कि अगर SLR को हम मीन्स सेंट्रल बैंक बढ़ा देता है तो मनी सप्लाई पर क्या असर होगा, SLR को बढ़ाने से मनी सप्लाई जो है वो घट जाएगी, सिंपल। और अगर मनी सप्लाई घट जाएगी मतलब कि टू कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन। तो ये एक सिंपल सा रिलेशन है। और अगर SLR को सेंट्रल बैंक घटा देता है, इसका मतलब है कि पहले की तुलना में अब कमर्शियल बैंक अपने पास कम लिक्विड एसेट्स रखेंगे। इसका मतलब ज़्यादा प्रोपोर्शन वो मार्केट में लोन के लिए दे सकते हैं, इसका मतलब मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज़ अ सिंपल रिलेशन बिटवीन द मनी सप्लाई एंड SLR। ओके, you can read this text, and this is the flow chart to explain this effect. Rise in SLR, how it affect the money supply, fall in the money supply, simple. And fall in the SLR, rise in the money supply, and to control the deflation situation. Okay students, so these are 6 important quantitative tools to control the credit or money supply in the economy by the central bank. Now we will proceed to understand the qualitative instruments of credit control. Okay, qualitative instruments का मतलब है कि ये इफ़ेक्टिव हैं बट they take more time in comparison to the quantitative tools. Okay, see here,
qualitative instruments are those instruments of credit control which focus on select sector of the economy. These instruments are used to increase or decrease the supply of money to select the sector of the economy. पर्टिकुलर सेक्टर को सेलेक्ट करके और उसमें इसको यूज किया जाता है, कहने का मतलब इसका ये है. एंड द थ्री बेसिक इम्पॉर्टेंट टूल्स अंडर दिस क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स. ओके, नंबर 1 है दैट इज़ मार्जिन रिक्वायरमेंट. मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है, ये पहले इस कॉन्सेप्ट को समझिए. मार्जिन रिक्वायरमेंट कैन बी डिफाइंड एज the difference between the current value of the collateral or the securities and the value of the loan offered by the bank. Simply understand it. अगर सपोज करो आप अपने मकान के एवज़ में लोन लेना चाहते हैं और आपके मकान की जो करंट मार्केट वैल्यू है वो मान लो 1 करोड़ रुपए. ओके स्टूडेंट्स, और on the basis of this collateral, on the basis of this securities, that is your house worth rupees 1 crore rupees, on the behalf of this securities you seek to grant loan from the bank, and bank offer loan amount of 80 lakh only. Okay students, so what will be the difference between this, the value of current value of the collateral or securities and the loan offered by the bank, that is 20 lakh. This 20 lakh is called margin requirement. Okay students, so simply margin requirement is the difference between the difference between the current value of the securities and the loan offered by the bank. Okay, और इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को घटा बढ़ा करके सेंट्रल बैंक क्या करता है, मनी सप्लाई को चेंज करता है. ये मनी सप्लाई को कैसे चेंज करेगा, जस्ट अंडरस्टैंड इट. अगर अभी इसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट 20 लाख का था, सपोज अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट को सेंट्रल बैंक ने बढ़ा दिया, सपोज करो 30 लाख कर दिया, तो हाउ नाउ द पर्सन एबल टू टेक लोन, दैट इज ओनली 70 लाख. पहले मार्जिन रिक्वायरमेंट 20 लाख था, तो 1 करोड़ के सिक्योरिटी के बिहाफ में 80 लाख रुपए उसको लोन मिल रहे थे. अब चूंकि गवर्नमेंट ने या सेंट्रल बैंक ने मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा दिया है, और बढ़ाने की वजह से अब वो सिर्फ 70 लाख रुपए लोन ले सकता है, क्योंकि दैट इज़ 30 लाख इज़ द मार्जिन रिक्वायरमेंट. ओके स्टूडेंट्स, तो व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द मार्जिन रिक्वायरमेंट एंड मनी सप्लाई? द रिलेशन इज इफ मार्जिन रिक्वायरमेंट is increases, the money supply will decreases. क्यों? क्योंकि जहाँ पर 80 लाख लोन पहले मिल रहा था उसको अब मात्र 70 लाख रुपए लोन मिल पाएगा, तो इसका मतलब है मनी सप्लाई घट गई. तो दिस इज़ द सिंपल प्रोसीडिंग ऑफ द मार्जिन रिक्वायरमेंट, सिंपल एक्शन ऑफ द मार्जिन रिक्वायरमेंट टू चेंज द मनी सप्लाई इन द मार्केट. ओके, our margin requirement is simply what? The difference between the current value of the collateral and the loan offered by the commercial bank. Okay, ये आप क्यों इसको जानना ज़रूरी है, क्योंकि बेसिकली जो बैंक लोन ऑफ़र करते हैं दे सीक सम सिक्योरिटीज़, एंड ऑन द बिहाफ ऑफ द सिक्योरिटीज़ दे ऑफ़र लोन. हाउ मच लोन ऑफर्ड बाय द बैंक, that depend upon the margin requirement. Okay, if margin requirement is decreases or less, then money supply will increase simply. Okay students, okay, now then another qualitative instrument is rationing of credit. This is very also important role of qualitative credit control, that is rationing of credit. Rationing, first you know what is the rationing of credit. Rationing of credit refers to the fixation of credit quota for different business activities.
बेसिकली आपको पहले बताया था कि जो क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल के टूल हैं दैट इज़ बेस्ड ऑन द सेक्टर वाइज and government want to provide much more credit to a particular sector, then uh, government will use the rationing of credit. Okay, but here rationing of credit is introduced when the supply of credit is to be checked, particularly for speculative activities in the economy. The RBI फिक्स क्रेडिट कोटा फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज। सिंपली आपको पता होगा कि सपोज हमारा पीरियोरिटी सेक्टर है, सपोज करो एग्रीकल्चर। गवर्नमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करना चाहती है, इसका मतलब है कि वो एग्रीकल्चर सेक्टर को ज़्यादा क्रेडिट देना चाहती है। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, राशनिंग ऑफ क्रेडिट करेगी। और राशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब जितने भी कमर्शियल बैंक हैं जो भी क्रेडिट क्रिएट करेंगे, मीन्स जो भी लोन एडवांसिंग करेंगे, उसमें से पर्टिकुलर कोटा फिक्स कर दिया जाएगा। सपोज करो 25% कोटा इज़ फिक्स फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एग्रीकल्चर का मतलब सपोज करो कि 100 करोड़ लोन किसी बैंक ने ग्रांट किया, तो 100 करोड़ में से 25 करोड़ लोन डेफिनेटली गोज टू द एग्रीकल्चर सेक्टर। दिस इज कॉल्ड राशनिंग ऑफ क्रेडिट। राइट स्टूडेंट्स, राशनिंग ऑफ क्रेडिट किसी पर्टिकुलर सेक्टर को ज़्यादा क्रेडिट फैसिलिटीज़ देने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसका जो मनी सप्लाई में इफ़ेक्ट है वो कैसे होता है, इसको जस्ट अंडरस्टैंड हियर। इंट्रोडक्शन ऑफ द क्रेडिट ऑफ राशनिंग डिक्रीज द सप्लाई ऑफ क्रेडिट बाय द कमर्शियल बैंक, डिक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी एंड इन्फ्लेशन इज कंट्रोल। विड्रॉल, अगर कहने का मतलब इंट्रोड्यूस ऑफ द क्रेडिट राशनिंग, इसका मतलब है मनी सप्लाई घट जाएगी, उस पर्टिकुलर सेक्टर को मनी सप्लाई बढ़ेगी, बाकी सेक्टर के लिए घट जाएगी। सेम दूसरा इफेक्ट है कि अगर विड्रॉल ऑफ क्रेडिट ऑफ राशनिंग, गवर्नमेंट इसका यूज़ नहीं करती है, तो स्वाभाविक है क्या होगा, मनी सप्लाई जो है बढ़ जाएगी। इंक्रीज इन द मनी सप्लाई एंड डिफ्लेशन सिचुएशन विल बी कंट्रोल्ड। तो दिस इज़ द सिंपल इफेक्ट ऑफ द राशनिंग ऑफ क्रेडिट। ओके, now last qualitative instrument, that is moral suasion. How it is moral suasion? It is like rendering an advice to the commercial bank by the central bank to follow the directives. Directives का मतलब है rule and regulations made by the central bank, each and every commercial bank must be follow, or to boost to follow these directives by the central bank, this is called moral suasion. This is the moral responsibility of each and every commercial bank to follow each directives of the central bank. This is called moral suasion. The bank are advised to restrict loan during inflation. ये एक अगर सेंट्रल बैंक ने गाइडलाइन जारी की कि इन्फ्लेशन के समय में आपको लोन नहीं देना है, तो इट मीन्स ऑल द कमर्शियल बैंक will follow this direction and liberal in lending during the deflation. तो this is moral suasion। और simply moral suasion को और आप इसको और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। this is simply moral suasion is the combination of both persuasion and pressure। persuasion and pressure का मतलब है बाध्य करके भी और परस्यू करके, मीन्स उनको एग्री करके कि दे फॉलो rules and regulation made by the central bank. Try to persuade the commercial bank to follow the directives, but if persuasion does not work, it use the required pressure as apex bank of the country. So central bank sometimes take action to pressurize the bank to follow the rule and regulation, sometimes pursue the directives so that each and every commercial bank follow the direction of the central bank. So these are the some instruments or tools used by the central bank to control money supply in the economy. Okay students, I hope these
9 instruments which are used by the central bank to control the money supply in the economy. 6 are related to the quantitative credit control, and 3 are the qualitative credit control. First, all of these context, first you understand about all the terms used in this explanation. Okay, students, and how it work, how change in each terms will affect the money supply. This is very important. Okay, students, so these are the important instruments to control the money supply in the economy by central bank. So this credit control function of the central bank is very important, and it is also used in another chapter, that is income and employment determination, where excess and deficient demand if take place in the economy, how monetary policy uh, act to solve these situations. So to solve these situations by using the monetary policy, central bank use these instruments to solve the money supply. Okay, students, I hope you all understand these concepts and try to uh, read these texts. Okay, students, to understand very well. Okay, thank you.